नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एमसीएसए बस्ती में। दोस्तों, आज हम लोग बहुत ही बेहतरीन श्रृंखला के साथ आपके साथ उपस्थित हैं। आज हम लोगों का जो टॉपिक है वो न्यायपालिका से रिलेटेड क्वेश्चंस को आज हम लोग देखेंगे और न्यायाधीश के बारे में, न्यायपालिका की कार्यपद्धति के बारे में समझेंगे और इन क्वेश्चंस के माध्यम से इतनी अच्छी समझ हम लोग विकसित करेंगे कि जिससे कि ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमारे लिए बहुत अच्छा हो और जो हमारी भारतीय न्यायपालिका की व्यवस्था है उसमें भी हम बहुत बेहतर तरीके से अपने आप को एक अच्छी स्थिति में पहुंचा पाए। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं सिविक्स के पहले श्रृंखला को। जो न्यायपालिका से जुड़ी हुई पहली श्रृंखला है, इसका पहला वीडियो आज आप लोगों के सामने उपस्थित है और इसमें हम लोग देखेंगे आज और जानेंगे कि अपनी जुडिशरी से संबंधित उसकी पावर, उसकी नियुक्ति कैसे क्या होता है, ये तमाम सारी चीज़ें हम लोग इसमें आज जानेंगे और इसका पूरा लाभ उठाएंगे। तो दोस्तों, ऐसे ही आप लोग अपने जो हमारे वीडियोस आप लोगों को मिल रहे हैं आपके इस चैनल से, उसका पूरा लाभ उठाइए और खूब मेहनत से अपनी स्टडी को एक सही रूप में पहुंचाने के लिए आतुर हो जाइए और लग जाइए अपनी मेहनत में। आइए दोस्तों, क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला, न्यायपालिका यानी जुडिशरी का आपका पहला क्वेश्चन जो है वो क्या है, देखते हैं। कह रहा है, भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश के नेतृत्व में एक संविधान पीठ ने घोषणा की कि मुख्य न्यायाधीश मास्टर ऑफ रोस्टर होता है। ठीक है, यह मास्टर ऑफ रोस्टर का क्या अर्थ है? बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन दोस्तों। देखिए क्या है, आपको कुल मिला के बात इसमें पूछा गया है कि मास्टर ऑफ रोस्टर का क्या अर्थ है। ठीक है, और पूछा है, बताया है इसमें इन्होंने, भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश के नेतृत्व में यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के नेतृत्व में एक संविधान पीठ ने घोषणा की मतलब जो है मुख्य न्यायाधीश की के नेतृत्व में एक संविधान पीठ ने यह घोषणा की थी मास्टर ऑफ रोस्टर होता है। मास्टर ऑफ रोस्टर होता है, ये मास्टर ऑफ रोस्टर क्या चीज़ है, आइए जानते हैं दोस्तों। ऑप्शन देखिए, जो बच्चे पहले से जिनकी कुछ तैयारी है वो क्वेश्चन वो देखेंगे और आंसर देंगे और पहले इसको वीडियो को पॉज करके सारे क्वेश्चंस को देख लेंगे कि कौन से क्वेश्चन है, ठीक है, फिर आंसर देंगे। मैं जो बच्चे नए हैं मैं उनको जवाब भी यहाँ पर देता चलूँगा। पहला ऑप्शन देखिए क्या कह रहा है, यह राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति से पहले मुख्य न्यायाधीश के साथ परामर्श करने संबंधी अनिवार्य प्रावधान को संदर्भित करता है। पहला तो ये कह रहा है। दूसरा कह रहा है, यह मामलों की सुनवाई के लिए बेंच गठित करने के संबंध में मुख्य न्यायाधीश के विशेषाधिकारों को संदर्भित करता है। तीसरा कह रहा है, यह संसद द्वारा अपने संवैधानिक वैधता के संदर्भ में बनाए गए किसी भी कानून की वैधता तय करने संबंधी मुख्य न्यायाधीश की शक्तियों को संदर्भित करता है। और चौथा ऑप्शन है आपका, यह मूल अपीली तथा परामर्श क्षेत्राधिकार के बीच अंतर करने संबंधी मुख्य न्यायाधीश की शक्तियों को संदर्भित करता है। तो जवाब आप दोस्तों आ जाना चाहिए, जल्दी से फट से कमेंट बॉक्स में आप जवाब दीजिए इसका। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की मतलब इसकी डिटेल जानते हैं हम लोग कि इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो आपको मैं बता दूं आपको कि यहाँ पर जो पूछा है मास्टर ऑफ रोस्टर क्या होता है, तो मास्टर ऑफ रोस्टर का मतलब होता है कि यह मामलों की सुनवाई के लिए बेंच गठित करने संबंधी मुख्य न्यायाधीश के विशेषाधिकारों को संदर्भित करता है। तो ये बिल्कुल मास्टर ऑफ रोस्टर का मतलब यही होता है दोस्तों। मास्टर ऑफ रोस्टर का मतलब होता है कि मुख्य न्यायाधीश विशेषाधिकार को संदर्भित करता है और जो बेंच गठित की जाती है दोस्तों, इसके संदर्भ में सारी पावर जो है मुख्य न्यायाधीश के पास होती है। उन्हीं के ही सजेशन और सलाह या परमिशन के आधार पर ही बेंचों का गठन किया जाता है। तो बेंच जो गठित होती है इसके लिए पूर्ण अधिकार सीजेआई को होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को होता है, भारत के मुख्य न्यायाधीश को होता है। यही जो बेंचों की गठित करने में उनकी जो पावर होती है इसी को ही मास्टर ऑफ रोस्टर के नाम से जाना जाता है। या केवल जो है जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं इन्हीं के पास पावर होती है, तो मुख्य न्यायाधीश मास्टर ऑफ रोस्टर होता है। यह ध्यान रखिएगा, पूछेगा मास्टर ऑफ रोस्टर क्या होता है तो मुख्य न्यायाधीश मास्टर ऑफ रोस्टर
होता है, यानी सीजेआई मास्टर ऑफ रोस्टर है। इसका मतलब हुआ कि कोई भी बेंच जो गठित की जाएगी उसको संदर्भित गठित करने का जो अधिकार है वो सीजेआई को है। यही जो अधिकार है उसको सीजेआई महोदय को, यही मास्टर ऑफ रोस्टर कहलाता है। समझ गए होंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइए देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से विचार करना है आपको कि कौन सा स्टेटमेंट है और इसमें कौन से कथन सही है, ये आपको बताने हैं। चलिए, 2 स्टेटमेंट दे रहा है दोस्तों, 2 स्टेटमेंट इसमें देखते हैं कि कौन सा इसमें सही आपका स्टेटमेंट है। पहला कह रहा है, कोरम पूरा करने में अस्थायी न्यायाधीशों की संख्या कम होने की स्थिति में राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करता है। पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है। दूसरा कह रहा है दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, हालांकि वह अपना त्यागपत्र भारत के न्यायाधीश को देता है। ठीक है, तो ये बात बता रही है कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो आपको ज़रा देखना होगा दोस्तों। तो स्टेटमेंट आप बहुत अच्छी तरीके से जान लीजिए कि पहली चीज़ मैं दूसरे को एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ये तो बात सही है। हालांकि वो अपना त्यागपत्र न्यायाधीश को सौंपता है, ये गलत है दोस्तों। न्यायाधीश को नहीं सौंपता है, वो राष्ट्रपति महोदय को सौंपता है। ठीक है, तो इस नाते इस आधार पर ये स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा क्या कह रहा है, जो पहला स्टेटमेंट है वो देखते हैं। क्या कह रहा है, कोरम पूरा करने में अस्थायी न्यायाधीशों की संख्या कम होने की स्थिति में राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करता है, जो कि गलत है आपका स्टेटमेंट। यहाँ पर क्या होता है कि राष्ट्रपति नहीं नियुक्त करता है बल्कि मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करता है। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति की परमिशन पे, स्वीकृति पर, आपका जो है राष्ट्रपति की स्वीकृति जब मिलती है तब कौन करते हैं, मुख्य न्यायाधीश महोदय नियुक्त करते हैं तदर्थ न्यायाधीशों की। बहुत अच्छी तरीके से आप समझ लीजिएगा क्वेश्चन को। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये तो ये कार्य जो आप जान लीजिएगा, न्यायाधीशों के कार्यकाल तय मतलब जो है ये पूरी तरह से नियुक्ति का जो पावर होता है वो तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का जो पावर होता है वो किसको प्राप्त होता है। और अनुच्छेद 127 में बात बताई गई है कि किसी समय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की कोरम को पूरा न होने की स्थिति में भारत का जो मुख्य न्यायाधीश है वो राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से, ठीक है, और संबंधित उस राज्य के जिस भी राज्य के बारे में न्यायाधीश मतलब जो को नियुक्त कर रहा है, तो संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के पश्चात किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को सर्वोच्च न्यायालय में जो है न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर सकता है, तदर्थ न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर सकता है। ठीक है, तो कैसे नियुक्त करेंगे एक बार फिर से देख लीजिए। क्या होगा, राष्ट्रपति की स्वीकृति लेंगे और उस जिस जो है जो राज्य के न्यायाधीश को सुप्रीम कोर्ट में वो तदर्थ न्यायाधीश घोषित करने नियुक्त करने जा रहे हैं दोस्तों, उनसे परामर्श ले करके सीजेआई मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगा। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। आशा है आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। क्वेश्चन अगला है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 124(4) इसका संबंध है, मतलब 124 का किससे संबंध है दोस्तों, तो ये बताना है आपको। तो कह रहा है पहला है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को पद से हटाए जाने के लिए, ठीक है। दूसरा है मास्टर ऑफ रोस्टर के रूप में भारत के मुख्य न्यायाधीश को मान्यता प्रदान करने के लिए। तीसरा है उच्च न्यायालय के अधिवक्ताओं को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने के लिए। और चौथा कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो आप बहुत अच्छी तरीके से जवाब आपका आ जाना चाहिए दोस्तों। देख लीजिए कौन सा जवाब आपके पास सही है। तो ये बात आप बहुत अच्छे से जान लीजिए कि आर्टिकल, ठीक है, आर्टिकल 124(4) जो कहता है वो क्या कहता है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को पद से हटाने के लिए ये आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद 124(4) जो है ना दोस्तों, ये क्या कहता है, मुख्य न्यायाधीश को न्यायाधीशों को पद से हटाने के लिए कहा गया। तो यहाँ पर क्या सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को पद से हटाने के लिए, जबकि 124(4) में कहता है न्यायाधीशों को पद से हटाए जाने की प्रक्रिया का उल्लेख है। तो जब संविधान से मतलब उनको पद से हटाने की, न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया का उल्लेख है, तो न्यायाधीशों में ही मुख्य न्यायाधीश महोदय हैं, तो यानी कि इनके बारे में भी उल्लेख किया गया है। तो 124(4) क्या कहता है, सभी न्यायाधीशों को उनके पद से हटाने के उल्लेख करता है 24(4), ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा, बाकी सारे आंसर ऑप्शन गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाए जाने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करिए। ठीक है, हटाए जाने के संदर्भ में हमको विचार करना है आपको कि कौन सा सही होगा आपका। ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है राष्ट्रपति के आदेश पर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, राष्ट्रपति के आदेश पर सर्वोच्च न्यायालय
आदेश पर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाया जा सकता है? तो आप जवाब दीजिए, मैं अभी आपको आंसर नहीं बताऊंगा, आगे देखिए क्या ये सही था। दूसरा कह रहा है न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 महाभियोग प्रक्रिया द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाए जाने का कार्य का नियमन करता है। क्या ये सही स्टेटमेंट आपका है? दूसरा क्या कह रहा है, तीसरा ऑप्शन जो कह रहा है वो कह रहा है महाभियोग हेतु निष्कासन प्रस्ताव लोकसभा के मामले में 100 सदस्य तथा राज्यसभा के मामले में 50 सदस्य द्वारा हस्ताक्षर किए जाने के बाद अध्यक्ष तथा सभापति को दिया जाता है। उपरोक्त में से कौन से स्टेटमेंट सही है? तो बहुत अच्छी तरीके से जान लीजिए दोस्तों, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है ये। इसमें आपको जो बताना है वो कहना है कि राष्ट्रपति के आदेश पर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जा सकता है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, उसको उसके पद से हटाया जा सकता है। दूसरा कह रहा है यह भी स्टेटमेंट सही, जो कि 1968 महाभियोग प्रक्रिया द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए जाने का उल्लेख किया गया है। तो इसमें कहा गया है न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968, ठीक है, न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 जो कहता है वह उच्चतम न्यायालय के, ठीक है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाए जाने की प्रक्रिया के संबंध में उपबंध करता है। किसके बाद में? उच्चतम न्यायालय यानी हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को, ठीक है, हटाए जाने, ये यहाँ पर दोस्तों सुप्रीम कोर्ट, माफ़ी चाहूँगा आपको, सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर न्यायाधीशों की हटाने जाने की प्रक्रिया है वो क्या कह रहा है, न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को पद से हटाए जाने की प्रक्रिया के संबंध में उल्लेख करता है। ठीक है, तो ये बात अच्छा है, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट आपका लिखा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, इनके हटाए जाने की उच्च न्यायालय नहीं दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट। तो ये भी सही है। तीसरा कह रहा है महाभियोग की प्रक्रिया के बारे में, तो बिल्कुल सही है। निम्न सदन में अगर प्रस्ताव आया है तो वहाँ पर 100 सदस्यों की सहमति होनी जरूरी है, और राज्यसभा में अगर आया है तो 50 सदस्यों की हस्ताक्षर के बाद में अध्यक्ष तथा सभापति को दिया जाना चाहिए। ये भी सही है, यानी तीनों स्टेटमेंट आपके सही हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका जो भी होगा 4 नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मास्टर ऑफ रोस्टर का तात्पर्य मामलों की सुनवाई हेतु पीठ का एक गठन करने के मुख्य न्यायाधीश के विशेषाधिकार से संबंधित है। बताइए, अभी पिछले क्वेश्चन में था तो इस साथ मैं आंसर बता दे रहा हूँ। बिल्कुल सही है जवाब है ये आपका, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है आपको, बिल्कुल सही है आपका पहला स्टेटमेंट, बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है भारत के मुख्य न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया के बाद संसद के निचले सदन में शुरू की जा सकती है। नहीं भाई, देखिए इसमें कह रहा है भारत के मुख्य न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया के बाद संसद के निचले सदन में, क्या कह रहा है यहाँ पर होना चाहिए दोस्तों, भारत के मुख्य न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया के बाद न होने की जगह पर होना चाहिए, केवल होना चाहिए दोस्तों, यहाँ पर केवल प्रक्रिया केवल संसद के निचले सदन में शुरू की जा सकती है। स्टेटमेंट ये है। अब बताइए जवाब में, तो देखो दोस्तों किसी भी सदन में शुरू किया जा सकता है। अगर राज्यसभा है तो 50 सदस्यों के सिग्नेचर हो करके आने चाहिए, और लोकसभा है तो 100 सदस्यों के सिग्नेचर होने चाहिए, तब जा करके वो प्रस्ताव पारित हो, मतलब वहाँ पास होगा और उस पर वोटिंग की जाएगी। और वोटिंग क्या लोकसभा में होगा तो लोकसभा अध्यक्ष महोदय करेंगे, राज्यसभा में है तो उपराष्ट्रपति या कहिए सभापति महोदय करेंगे इसके। ठीक है, और ये जो कह रहा है केवल निचले सदन में चलेगा तो इस नाते गलत हो गया, यानी पहला स्टेटमेंट ही करेक्ट होगा, ऑप्शन पहला ही आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं, ये आपको सही बताना है। ठीक है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही कथन है, अब बताइए जरा। 2 स्टेटमेंट दे रहा है, दोनों में से कौन सही है। क्या कह रहा है, अंतर्राज्यीय के जल विवादों को तय करने का अनन्य अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के अधीन है। तो भाई क्या ये सही बात आपका कह रहे हैं, अनन्य अधिकार अंतर्राज्यीय के जल विवादों का तय करने का अनन्य अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के पास है। तो ये स्टेटमेंट बताइए जवाब। दूसरा कह रहा है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का क्षेत्राधिकार सर्वोच्च न्यायालय की तुलना में अधिक व्यापक है। तो जवाब आ जाना चाहिए कौन सा सही है। चलिए मैं बता देता हूं, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, दूसरा स्टेटमेंट सही है। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का क्षेत्राधिकार सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से अधिक है, बिल्कुल है। देखिए क्यों अधिक है, देखिए फंडामेंटल राइट जो है आपका, फंडामेंटल राइट पे ही केवल सर्वोच्च न्यायालय किसी पे हस्तक्षेप कर सकता है। ठीक है, और बाकी हाई कोर्ट क्या है, वो भी आर्टिकल 32 के तहत, और हाई कोर्ट जो है अनुच्छेद 226 के तहत
फंडामेंटल राइट के बारे में भी मतलब जो है फंडामेंटल राइट के संदर्भ में भी वो निर्णय दे सकता है और इसके अलावा भी और अधिकारों पे दे सकता है। तो इस परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो हाई कोर्ट का क्षेत्राधिकार सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार से ज़्यादा लंबा हो जाता है। तो ये स्टेटमेंट इस आधार पे है। और अंतर्राज्यीय जल विवाद के बारे में जो कह रहा है ये बिल्कुल नहीं है। अंतर्राज्यीय जल विवाद के बारे में जो कह रहा है, अंतर्राज्यीय जल विवाद जो है वो अंतर्राज्यीय जल विवाद का जो संबंध है वो किसी, ये गलत आपका स्टेटमेंट है, राज्यों से संबंधित है। राज्य हाई कोर्ट के मामलों से सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश मतलब जो है इसमें नहीं कुछ कर सकता है और इससे संबंधित बात नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए इतना ही आपके लिए इंपॉर्टेंट था। तो यहाँ पर स्टेटमेंट जो भी हो गया होगा वो आपको देख लेना होगा। पहला तो आपका गलत हो गया और आपका क्या होगा, दूसरा एकदम सही हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय की तुलना में व्यापक है। ठीक है, उच्च न्यायालय का यानी कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा है, तो दूसरा ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए मैं कर दे रहा हूँ यहाँ पे, बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लोक अदालतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। लोक अदालतें क्या है आपकी वो बतानी है आपको। पहला कह रहा है लोक अदालत को समनीय व असमनीय ने दोनों प्रकार के अपराधों पर अधिकारिता प्राप्त है। पहला स्टेटमेंट ये है, यानी कि जो समनीय यानी कि जो जिनका समन किया जा सके। ठीक है, और दूसरा कह रहा है असमनीय दोनों मामलों में अपराधों पर या जो लोक अदालतें गठित की जाती हैं दोस्तों उसके बारे में कह रहा है। लोक अदालतें क्या समनीय मामलों को भी शामिल कर सकती है, असमनीय मामलों दोनों के प्रकार के अपराधों में अधिकारिता प्राप्त है क्या? इनको पहला आपको जवाब ये देना है, जवाब दीजिए। दूसरा कह रहा है जन उपयोगी सेवा से संबंधित मामलों के निपटान के लिए अस्थायी लोक अदालत व्यवस्था की गई है। तो दोस्तों देख लीजिए, बहुत अच्छी तरीके से मैं जवाब आपको दे रहा हूँ, ये बिल्कुल गलत है। कारण क्या है, पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। क्यों? क्योंकि केवल समनीय मामलों पर ही लोक अदालतों को निर्णय देने का है, असमनीय मामलों पर नहीं है दोस्तों। ठीक है, समनीय मामले जो है आपराधिक मामले, जो समनीय मामले जो होते हैं वो आपराधिक मामले वे होते हैं, समनीय आपराधिक मामले वे उन मामले होते हैं जिन्हें दोनों पक्षों द्वारा क्या करना होता है, समझौते द्वारा निपटाया जा सकता है। यानी कि कहने का मतलब ऐसा विवाद हो जो दोनों पक्षों में आपराधिक मामले ना होने चाहिए, उस तरह के आपराधिक मामले ना हो जिनको जैसे जघन्य अपराध है 302 है 307 है 376 है, जिस तरह से जघन्य आपराधिक मामले होते हैं उनकी वो समनीय न्यायालय नहीं, वो समन नहीं किया जा सकता, उनके मुकदमे चलेंगे, उसके निर्णय होंगे, तो ये लोक अदालतें उस पर नहीं कर सकती हैं। हाँ, जन उपयोगी सेवा से संबंधित मामलों के निपटान के लिए, ठीक है, लोक अदालतों का जो लोक अदालतों की व्यवस्था की गई थी वो की गई थी विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत ये लागू की गई थी। आगे चल करके लोक सेवा प्राधिकरण संशोधन अधिनियम 2002 में के द्वारा अस्थायी लोक अदालतों का प्रावधान किया गया है जिसका संबंध जन उपयोगी सेवाओं से होता है। तो ऑप्शन बिल्कुल 2 करेक्ट हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ऑप्शन बिल्कुल क्या होगा दोस्तों, आपका सवाल केवल 2 आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मापदंड आवश्यक नहीं है, यानी कोई एक नहीं है, बाकी सही होगा और कूट में नहीं देना है, किसी एक को जवाब देना है। तो चलिए देखते हैं, इससे भी रूबरू हो लेते हैं। पहला क्या कह रहा है, पहला कह रहा है किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कम से कम 5 वर्ष का हो। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कह रहा है, तो कैसा स्टेटमेंट है दोस्तों, ये बिल्कुल सही है आपका, मैं यही बता दे रहा हूँ। चलिए इस क्वेश्चन में बता दे रहा हूँ आपको। दूसरा कह रहा है किसी उच्च न्यायालय के अधिवक्ता के रूप में, किसी उच्च न्यायालय के अधिवक्ता के रूप में कम से कम 10 वर्ष का काल, बिल्कुल सही है ये स्टेटमेंट। कह रहा है राष्ट्रपति की राय में एक पारंगत विधिवेत्ता हो, यह भी बिल्कुल स्टेटमेंट सही है, आपको पता होगा अभी तक। ठीक है, तीनों स्टेटमेंट सही निकल गए, कोई एक गलत बताना था तो निश्चित तौर से चौथा ही होगा। क्या कह रहा है, सब जुडिशरी मजिस्ट्रेट के रूप में कम से कम 20 वर्ष का, बिल्कुल नहीं, इससे कोई रिलेशन नहीं है। जुडिशरी मजिस्ट्रेट होने का कार्यकाल से टाइम से कोई रिलेशन बिल्कुल नहीं बना हुआ है। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, बाकी सभी सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि उच्चतम न्यायालय के आरंभिक क्षेत्राधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। किसके बारे में, सुप्रीम कोर्ट के बारे में कह रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आरंभिक क्षेत्राधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। चलिए विचार कर लेते हैं भाई। 2 स्टेटमेंट कह रहा है, उपरोक्त में से कौन से सही है ये बताना है। चलिए पहला कह रहा है विवाद में राजनीतिक मुद्दों से संबंधित प्रश्न शामिल नहीं होने चाहिए। ठीक है, विवाद में उच्चतम न्यायालय से आरंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत ये क्या क्या चीज़ें आ रही हैं ये पूछ रहा है इसमें। तो क्या कह रहा है, विवाद में राजनीतिक मुद्दों से संबंधित प्रश्न शामिल नहीं होने चाहिए। तो ये कैसा स्टेटमेंट आपका है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। राजनीतिक मुद्दों के मामले बिल्कुल नहीं शामिल होने चाहिए, ये आरंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत बिल्कुल सही बात आपकी है। दूसरा क्या कह रहा है, किसी गैर शासकीय नागरिक द्वारा
किसी गैर शासकीय नागरिक द्वारा केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार के विरुद्ध दायर मुकदमे की, ठीक है, राज्य सरकार के विरुद्ध यानी केंद्र सरकार या राज्य सरकार के विरुद्ध दायर मुकदमे की सुनवाई उच्चतम न्यायालय में नहीं की जाएगी, ठीक है, नहीं की जाएगी, ये स्टेटमेंट कह रहा है। तो बिल्कुल कह रहा है किसी गैर सरकारी सदस्य या नागरिक द्वारा जो सरकारी सदस्य ना हो, यानी कि क्या कह सकते हैं वो, यानी सरकारी राज्य के किसी पद पर ना हो, किसी पद मतलब किसी मंत्री मिनिस्टर किसी सरकारी पद पर आसीन ना हो, ठीक है, यानी कि कोई लोक सेवक ना हो, तो केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार के विरुद्ध दायर मुकदमे की सुनवाई उच्चतम न्यायालय में नहीं की जा सकती। बिल्कुल स्टेटमेंट सही है, तभी की जा सकती है जब वो सरकारी सदस्य के रूप में होगा। तो स्टेटमेंट ये भी सही हो गया आपका। तो इस आधार पर अगर हम देखें तो दोनों स्टेटमेंट हमारे करेक्ट हो जाते हैं दोस्तों। यहाँ पर हमें बताना था दोनों स्टेटमेंट सही हैं, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, थर्ड इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों, उच्चतम न्यायालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है हमको। क्या विचार करना है दोस्तों आप लोगों को? पहला कह रहा है पहला कह रहा है आपका कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को के पद पर नियुक्त हेतु न्यूनतम आयु 55 वर्ष। ये बिल्कुल कहीं, अब देखिए जवाब दीजिए। अगला क्वेश्चन है, मतलब ऑप्शन है, कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवा निवृत्ति के लिए आयु 65 वर्ष, यानी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की उम्र 65 वर्ष। तो बताइए सही कि गलत है। नेक्स्ट ऑप्शन लीजिए, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की अधिकतम संख्या मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर 33 है। बिल्कुल बताइए इन तीन में से कौन से स्टेटमेंट सही हैं, आपको ये बताना है। तो पहला स्टेटमेंट आपका जो कह रहा है मित्रों, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के पद पर नियुक्ति हेतु न्यूनतम आयु 55 वर्ष, ये बिल्कुल कहीं नहीं उल्लेख है दोस्तों। आयु सीमा का कहीं कोई उल्लेख नहीं किया गया है कि न्यूनतम आयु इतनी होगी तब न्यायाधीश बनेंगे, इसका उल्लेख नहीं है, तो ये गलत हो गया। दूसरा कह रहा है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की आयु सेवानिवृत्ति 65 वर्ष होगी, बिल्कुल सही कह रहा है। हाई कोर्ट होता तो 62 वर्ष हो जाता, ठीक है। तो इस तरह से ये सही है, ये हाई कोर्ट का 62 वर्ष और सुप्रीम कोर्ट का 65 वर्ष, बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा कह रहा है न्यायाधीशों की अधिकतम संख्या इस समय जो है 34 है, बिल्कुल सही है। मुख्य न्यायाधीश को लेकर के 34 है, ठीक है, वैसे मुख्य न्यायाधीश को छोड़ करके 33 हैं, ठीक है। चलिए, तो इस तरह से दूसरा और तीसरा ऑप्शन सही हो गया, तो जो भी कूट में होगा वो सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। भारत के किसी राज्य में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? भारत के किसी राज्य में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? कौन सी बात कर रहा है? राज्य के, ध्यान समझिएगा, राज्य के उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? बताइए। हाई कोर्ट का न्यायाधीश क्या? भारत के राष्ट्रपति द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, राज्य के राज्यपाल द्वारा, विधि आयोग द्वारा। जवाब आ गया होगा दोस्तों, बिल्कुल निश्चित तौर से सभी न्यायाधीशों को, यानी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट दोनों के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? आदरणीय प्रेसिडेंट महोदय करते हैं, यानी राष्ट्रपति महोदय ही करते हैं, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति का पूरा राइट किसको प्राप्त है? आदरणीय राष्ट्रपति महोदय को प्राप्त है, ठीक है। चलिए अगला है दोस्तों, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन, भत्ते, अन्य सुविधाएं, छुट्टी और पेंशन के संदर्भ में निम्नलिखित प्रश्नों पर विचार करना है उनके। तो आप बताइए, जवाब इसमें दीजिए। समय क्या कह रहा है? इसका निर्धारण समय समय पर संसद द्वारा किया जाता है। पहला ऑप्शन कह रहा है इसका निर्णय समय समय पर संसद द्वारा किया जाता है। दूसरा कह रहा है इसका भुगतान भारत के आकस्मिक निधि से किया जाता है। यहाँ पर बताना क्या है दोस्तों, हम लोगों को सत्य नहीं है ये बताना है, ये देखिए ध्यान रखिएगा इसमें। तो इसका भुगतान आकस्मिक निधि से किया जाता है। और कह रहा है तीसरा, यह संसद द्वारा मतदेय है, यह संसद द्वारा मतदेय है। तो जरा ध्यान से समझ लीजिएगा बात को। क्या कह रहा है? इसका निर्धारण समय समय पर संसद द्वारा किया जाता है। ये जो कह रहा है ये आपका सही स्टेटमेंट कह रहा है, संसद ही निर्धारित करती है दोस्तों। जो भी बातें होती है न्यायाधीशों के वेतन, भत्ते या छुट्टियां, पेंशन आदि जो है संसद द्वारा निर्धारित की जाती है। उन्हें वित्तीय आपातकाल की अवधि को छोड़कर उनकी नियुक्ति के बाद बदला नहीं जा सकता। अगर आपातकाल केवल इमरजेंसी की स्थिति है तभी बदला जा सकता, अन्यथा उनके वेतन भत्तों में या उनकी जो सुविधाएं हैं उसमें किसी तरह की कोई छुट्टी या इस तरह की चीज़ों में, कोई पेंशन में कटौती नहीं की जा सकती है, ठीक है। इमरजेंसी आपातकाल में
को छोड़ करके आपातकाल में ऐसा हो सकता है, ठीक है, ये बात है। तो ये तो बिल्कुल आपका सही हो गया स्टेटमेंट। यहाँ गलत, यहाँ पूछा क्या है, सत्य नहीं है, ये पूछा, यहाँ पे क्या पूछा, देखिए सत्य नहीं है, तो ये तो सत्य हो गया दोस्तों, सत्य नहीं है। इसका भुगतान आकस्मिक निधि, नहीं भाई, ये संचित निधि से होता है, संचित निधि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से होता है। कहाँ से होता है, भारत की संचित निधि पर भारित होता है, ठीक है। इनका जो न्यायाधीशों का वेतन भत्ता और तमाम सारी चीज़ें हैं, ये सारे व्यय भारत की संचित निधि पे व्यय भारित होते हैं, ठीक है। फिर कह रहा है यह संसद द्वारा मतदेय है, नहीं नहीं, इस पे केवल चर्चा हो सकती है, संसद में केवल चर्चा की जा सकती है, मत नहीं दिया जा सकता है, तो यह भी गलत हो गया। तो दोनों स्टेटमेंट गलत हो गए थे, दूसरा तीसरा गलत हो गया, जो भी कूट में होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन करेक्ट है इसमें। अगला है भारतीय न्यायपालिका की अधिकारिता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। अधिकारिता क्या, उसकी सीमा के दायरे में क्या आता है, भारतीय न्यायपालिका की अधिकारिता के अंतर्गत क्या है, ये कहने का इसमें आपको कोशिश कर रहे हैं क्वेश्चन में, ठीक है। अब ऑप्शन देखिए क्या है, संघीय विवाद अनन्य रूप से सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता के अंतर्गत आते हैं। संघीय विवाद, जी हाँ बिल्कुल, संघीय विवाद जो होंगे कहाँ पे आएंगे, सुप्रीम कोर्ट में ही तो होंगे भाई, संघीय विवाद होंगे सुप्रीम कोर्ट में आएंगे, बिल्कुल सही है ये स्टेटमेंट। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला ऑप्शन जो कह रहा है सुप्रीम कोर्ट की रीट अधिकारिता उच्च न्यायालय की तुलना में अधिक है। अरे भाई, अभी पिछले क्वेश्चन में था सुप्रीम कोर्ट की नहीं ज़्यादा है बल्कि हाई कोर्ट की अधिकारिता ज़्यादा है, तो ये गलत हो गया भाई, ठीक है, ये गलत हो गया। नेक्स्ट है आपका उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की रेट होना लिखा है या रीट होना चाहिए दोस्तों, रीट उस शब्द है, रीट, ठीक है, ये रीट है, रीट की रीट अधिकारिता संविधान के आधारभूत ढांचे का हिस्सा है, बिल्कुल है दोस्तों, तो ये भी सही हो गया। केवल ऑप्शन 2 गलत हो जाएगा, पहला तीसरा का जो कूट होगा वो करेक्ट जाएगा दोस्तों, तो पहला तीसरा थर्ड पे है, बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यायिक पुनरावलोकन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। न्यायिक पुनरावलोकन के संदर्भ में बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, जबरदस्त क्वेश्चन है, इसका जवाब देखिए क्या है, क्या कह रहा है, भारतीय संविधान के न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति स्पष्ट रूप से उच्चतम न्यायालय को प्रदान की गई है। क्या कह रहा है, भारतीय संविधान के, ठीक है, भारतीय संविधान के न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति स्पष्ट रूप से उच्चतम न्यायालय को प्रदान की गई है, ये स्टेटमेंट है, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, अमेरिकी संविधान के किसी भी प्रावधान में न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया है, ठीक है। ये स्टेटमेंट आपका 2 स्टेटमेंट दे रहा है। अब बताना क्या है, उपरोक्त में से कौन से सही नहीं है, ठीक है, तो सही नहीं है कौन सा, देखिए जरा फिर से देख लीजिए इसमें। अब नहीं सही क्या है, क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान की न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति स्पष्ट रूप से उच्चतम न्यायालय को प्रदान की गई। न्यायिक पुनरावलोकन क्यों भैया, हाई कोर्ट को, क्यों सुप्रीम कोर्ट को ही प्राप्त है क्या, सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को नहीं प्राप्त है क्या, हाई कोर्ट को भी प्राप्त है। तो इसमें पूछा गलत कौन है, ये गलत है, पहला स्टेटमेंट गलत हो गया, ठीक है। दूसरा, क्योंकि देखिए कह रहा है भारतीय संविधान की न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति स्पष्ट रूप से उच्चतम न्यायालय को प्रदान की गई है। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का प्रयोग देखिए एक चीज़ ये भी जान लीजिए कि ये शब्द जो वाक्यांश प्रयोग किया गया है ना, न्यायिक पुनरावलोकन का प्रयोग नहीं किया गया है, ठीक है, बल्कि वहाँ पर क्या प्रयोग किया गया है, संविधान में वाक्यांश न्यायिक पुनरावलोकन का प्रयोग नहीं किया गया। कह रहे भारतीय संविधान न्यायिक पुनरावलोकन शक्ति का स्पष्ट रूप से उच्चतम न्यायालय को प्रदान किया गया है। तो यहाँ पर ये आप जान लीजिए कि न्यायिक पुनरावलोकन का शब्द का जो वाक्यांश शब्द है संविधान में, जो ये वाक्यांश है न्यायिक पुनरावलोकन का प्रयोग नहीं किया गया है, पर कई अनुच्छेदों के प्रावधानों को स्पष्ट करने में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान की गई है, ठीक है। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति किसको प्राप्त है, ये आपके हाई कोर्ट और ये आपके सुप्रीम कोर्ट और ये हाई कोर्ट को प्राप्त है, ठीक है। लेकिन न्यायिक पुनरावलोकन शब्द जो है, ये वाक्यांश जो है, ये संविधान में नहीं है,
और ये जानते हैं कि न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा संयुक्त राज्य अमेरिका से विकसित हुई और वहीं से ही अडॉप्ट की गई भारत में। ठीक है, इतना बात तो आपको पता ही रहा होगा, तो पहला गलत हो गया। दूसरा कह रहा है भारतीय संविधान के किसी भी प्रावधान में न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा का स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया है। बिल्कुल सही, देखिए स्टेटमेंट आया, ये सही है आपका स्टेटमेंट, तो पहला गलत हो जाएगा, बाकी सब सही हो जाएंगे दोस्तों। तो पहला आपका गलत है। स्टेटमेंट पूछा था कौन सही नहीं है, तो पहला गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। सुप्रीम कोर्ट यानी कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को केवल 2 आधारों पर उनके पद से हटाया जा सकता है, उनके पद से हटाया जा सकता है। और साबित कदाचार, ठीक है, यानी कि कदाचार साबित हो जाए या असमर्थता की स्थिति। पहला स्टेटमेंट ये है, तो क्या सही है या गलत आप बताएं उसको आप। दूसरा कह रहा है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के लिए प्रस्ताव संसद के प्रत्येक सदन में पूर्ण बहुमत द्वारा ही पारित किया जा सकता है, ये स्टेटमेंट कह रहा है। तो आपको बताना होगा कि पद से हटाने के लिए कदाचार असमर्थता की स्थिति, तो बिल्कुल आपका सही स्टेटमेंट हो जाएगा। कदाचार और असमर्थता की स्थिति में ये तो स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही हो गया। अब दूसरे स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। संसद के मतलब क्या स्थिति बनती है, संसद में क्या करना होता है। देखिए कह रहा है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके पद से हटाने के संसद के प्रत्येक सदन में पूर्ण बहुमत द्वारा पारित किया जा सकता है। तो देखिए है क्या इसमें कि संसद के प्रत्येक सदन द्वारा अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत या उपस्थित सदस्यों के मतदान के सदस्यों में कम से कम 2/3 सदस्यों के द्वारा पारित करके, और जब पारित हो जाएगा 2 सदस्यों में, तो राष्ट्रपति के समक्ष सत्र में रखे जाने पर राष्ट्रपति ने आदेश न दिया हो, ठीक है, ये स्थिति आपकी बनेगी। यानी राष्ट्रपति के आदेश पर ही ये मतलब एक तरह से कहिए कि हटाया जा सकता है, और नहीं तो की स्थिति में आपका ये जवाब नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन कह रहा है कि पूर्ण बहुमत पारित करके हटाया जा सकता है, नहीं बहुमत पारित करके नहीं, राष्ट्रपति की सहमति भी उस पर आवश्यक हो जाएगी, करेंगे तब वो हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा आपका। ठीक है, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका पहला स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा, केवल पहला ही सही होगा, दूसरा त्रुटिपूर्ण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ये क्या कह रहे हैं, देखिए इसमें से स्टेटमेंट कर रहा है यह मामलों की पहचान, प्रबंधन और लंबित मामलों को कम करने के लिए एक निगरानी उपकरण के रूप में कार्य करता है। ये स्टेटमेंट है, जवाब आपको देना होगा। ठीक है, और फिर इसके बाद कह रहा है किशोर न्याय प्रणाली से संबंधित मामले इसमें समाहित नहीं होते हैं, इसमें समाहित नहीं होते हैं। तो देखो इसमें क्या कह रहा है, सत्य स्टेटमेंट बताना है, और बताना है यहाँ पर राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। तो देख लीजिए आपका ये जो स्टेटमेंट है, यह मामलों की पहचान, प्रबंध और लंबित मामलों को कम करने के लिए एक निगरानी उपकरण के रूप में कार्य करता है, ये बिल्कुल सही कह रहा है। लेकिन कह रहा है किशोर न्यायालय प्रणाली के संबंधित मामले इसमें समाहित नहीं होते हैं, ये गलत कह रहा है दोस्तों। ठीक है, ये स्टेटमेंट यहाँ पर आपका गलत स्टेटमेंट है, पहला स्टेटमेंट ही केवल सही है। ठीक है, और राष्ट्रीय न्यायिक ग्रिड में किशोर न्यायालय से संबंधित मामलों सहित सभी तरह के मामले कवर किए जाएंगे। ठीक है, इसमें कह रहा है मामले समाहित नहीं किए जाएंगे। तो इसमें क्या होता है, बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा कि जो राष्ट्रीय न्यायिक ग्रिड डेटा ग्रिड है में किशोर न्यायालय से संबंधित मामले समाहित किए जाते हैं। ठीक है, कि इसके अलावा सभी तरह के मामले समाहित किए जाते हैं, केवल किशोर ही नहीं दोस्तों, सभी मामले इसमें समाहित किए जाएंगे। तो ये आपका बिल्कुल स्टेटमेंट सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। और एक बात और भी बता देंगे आपको, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा इसमें, देखिए पहला स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा, दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ठीक है, तो पहला सही हो जाएगा। देखिए पिछले वाले क्वेश्चन में जो था दोस्तों, एक बार थोड़ा सा मैं आपको बता देना चाहूँगा। इसमें कह रहा था उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के लिए प्रस्ताव संसद के प्रत्येक सदन में पूर्ण बहुमत द्वारा पारित होना चाहिए, ये गलत कह रहा है। यहाँ पर कहना है पूर्ण बहुमत नहीं होना चाहिए, बल्कि लोकसभा में 100 सदस्य होने चाहिए, और लोकसभा के 100 सदस्यों की इस पर सिग्नेचर होकर के होनी चाहिए, और राज्यसभा के 50 सदस्यों की सहमति जो सिग्नेचर होकर के होने चाहिए। उसके बाद में जाएगा तो बहुमत तो होना ही चाहिए, पूर्ण बहुमत से ही वो पारित होगा, राष्ट्रपति की स्वीकृति होगी। तो ये थोड़ा सा आपको पिछले क्वेश्चन में ही बताया था,
और ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। हाँ दोस्तों, इस पे आप यहीं और भी चीज़ें थोड़ा समझ लीजिए। क्वेश्चन में पूछा तो ये है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के लिए प्रस्ताव संसद के प्रत्येक सदन में, तो यहाँ प्रस्ताव की बात कहा है। तो हम लोगों ने जो बातें की बिल्कुल सत्य बातें हैं, सही हैं। लोकसभा में अगर प्रस्ताव लाना है तो 100 सदस्य, अभी मैंने आपको बताया था, और राज्यसभा में अगर लाना है तो 50 सदस्यों की स्वीकृति होनी चाहिए। ठीक है, तो होना क्या चाहिए, पहले राष्ट्रपति से परमिशन लेते हैं और 100 सदस्य लोकसभा में के लिए अगर प्रस्ताव लाना है तो वहाँ पर लेते हैं, और वो अपने सदन के बहुमत में जो है बहुमत होना चाहिए, और जितने उपस्थित सदस्य हैं उनके 2/3 सदस्यों का समर्थन प्राप्त होगा तो लोकसभा से हो जाएगा। यही स्थिति राज्यसभा में आएगी। राज्यसभा में अगर है तो राष्ट्रपति की पहले सहमति लेनी होगी, उसके बाद 50 सदस्यों से सिग्नेचर करके प्रस्ताव पारित करना होगा, और अपने उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से वो सदन में पारित हो जाएगा, तो हटाया जा सकता है। ठीक है, थोड़ा सा डिटेल मैंने उचित समझा था दोस्तों बताना, इस नाते मैं रिपीट होकर के 2 बार आप लोगों को प्रश्नों की तरफ ले गया। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय केवल मूल अधिकारिता के प्रवर्तन के लिए रिट अधिकारिता का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये पहला स्टेटमेंट आपका कह रहा है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है, इसमें से आपको बताना है कौन से स्टेटमेंट, पहले देख लीजिए क्या कौन सा कथन गलत है, ये आपको बताना है कि कौन सा कथन गलत है। तो पहले के बारे में आप जरा देख लीजिए, फिर से एक बार देख लीजिए। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में केवल मूल अधिकारिता के प्रवर्तन के लिए रीट अधिकारिता का प्रयोग करते हैं, तो ये कह रहा है, तो जो कि गलत स्टेटमेंट दे रहा है दोस्तों। दूसरा देखिए, दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है सर्वोच्च न्यायालय के रीट होगा, रीट अधिकारिता शक्ति उच्च न्यायालय से अधिक है। नहीं भाई, वो अभी इस क्वेश्चन पे कई बार चर्चा हो गई है। वो क्या उच्च न्यायालय न्यायाधीश से अधिक नहीं है, हाई कोर्ट से ज़्यादा नहीं है, हाई कोर्ट का ज़्यादा है, सुप्रीम कोर्ट का नहीं ज़्यादा है, तो ये गलत हो गया। ये भी स्टेटमेंट आपका पहला भी गलत था। तीसरा कह रहा है मूल अधिकारों के संरक्षण के लिए कोई नागरिक पहले उच्च न्यायालय में जाएगा। नहीं, कोई बाध्यता नहीं, चाहे सुप्रीम कोर्ट जाए या हाई कोर्ट जाए, तो यह भी स्टेटमेंट गलत हो गया आपका। दोनों कथन गलत हो गए। और तीसरा देखिए क्या कह रहा है, फिर से पहले वाले को फिर से एक बार देख लीजिए। कह रहा है उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय केवल मूल अधिकारिता के प्रवर्तन के लिए रीट अधिकारिता का प्रयोग करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। केवल मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रीट अधिकारिता का प्रयोग करते हैं, केवल ये हाई कोर्ट करता है दोस्तों। हाई कोर्ट यह है, सुप्रीम कोर्ट दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट, भाई त्रुटि बस मुझसे निकल गया। सुप्रीम कोर्ट ही केवल है मूल अधिकारिता के प्रवर्तन के लिए रीट अधिकारिता का प्रयोग करता है। वहीं अगर हम बात करेंगे हाई कोर्ट की बात करेंगे तो मूल अधिकारिता के अतिरिक्त विधिक अधिकारों के लिए भी इसका प्रयोग कर सकता है हाई कोर्ट। किसके लिए प्रयोग कर सकता है, यह इसके मतलब मूल अधिकारों के अतिरिक्त विधिक अधिकारों के लिए भी इसका प्रयोग कर सकता है। रीट का प्रयोग, जो रीट जो जारी की जाती है, रीट केवल सुप्रीम कोर्ट जो क्या करेगी, सुप्रीम कोर्ट केवल फंडामेंटल राइट के उल्लंघन पे ही रीट जारी कर सकती है। ठीक है, लेकिन हाई कोर्ट जो है यह तो मूल अधिकारों के लिए रीट तो जारी, फंडामेंटल राइट यानी मूल अधिकारों के लिए रीट जारी करेगी, साथ ही साथ और जो अतिरिक्त विधिक अधिकारों के लिए भी रीट जारी कर सकती है। क्लियर? ओके दोस्तों, तो ये स्टेटमेंट आपका क्या हो गया, पूर्णतः गलत हो गया। तो इसमें स्टेटमेंट आपका तीनों के तीनों स्टेटमेंट गलत हो गए दोस्तों। तो यहाँ पर जो भी ऑप्शन होगा तीनों का, तो वो तीनों हो जाए। कौन से कथन गलत है, सभी गलत कथन कहे हैं इसमें। अगला है दोस्तों 18 नंबर का क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और विचार करके क्या बताना है भाई, इसमें कौन से कथन सत्य नहीं है, ये आपको बताना है। सत्य नहीं है तो कौन सा स्टेटमेंट, देखिए पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, थोड़ा स्टेटमेंट बड़ा है दोस्तों, ये स्टेटमेंट बड़ा है आपका। ठीक है, आइए देखते हैं, सॉरी माफ़ी चाहूँगा दोस्तों। ठीक है, यदि किसी समय सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय के सत्र को जारी रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों यानी उच्चतम न्यायालय कह रहा है, उच्च न्यायालय हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की गणपूर्ति पर्याप्त न हो तो भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से या पूर्व नहीं, पूर्व होना चाहिए, पूर्व सहमति के बिना संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को उच्चतम न्यायालय में अस्थायी रूप से कार्य करने हेतु अनुरोध कर सकता है। तो यहाँ पर स्टेटमेंट दोस्त थोड़ा सा गलत हो गया।
क्या कह रहा है, राष्ट्रपति की पूर्व सहमति के बिना संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद, राष्ट्रपति की पूर्व सहमति के बिना जो कह दे रहा है ना, तो भैया बिना सहमति, देखिए होना क्या चाहिए, जब तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति करता है कौन, सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जब नियुक्ति करता है तो वह राष्ट्रपति से भी पूछता है और राज्य के राज्यपाल से भी पूछता है और क्या करता है, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से भी सलाह लेता है। इन तीनों की स्थितियों में ही कार्य करता है, ठीक है। और ये क्या है, ये तब होता है जब आपको नियुक्त करना होता है, क्या यहाँ पर दो को करता है, राष्ट्रपति और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को लेकर के करेगा, ठीक है। राज्यपाल से नहीं लेता है, ये सलाह नहीं लेता है, ठीक है। राज्यपाल से जब सलाह कब लेता है, ये चीज़ें जब आपको राष्ट्रपति से लेता है, हाई कोर्ट के जब मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है दोस्तों, हाई कोर्ट की जब, ठीक है, सभी हाई कोर्ट के सभी न्यायाधीशों की जब नियुक्ति करता है, ठीक है। एक मिनट फिर से मैं बता देना चाहूँगा, कंफ्यूज मत होइएगा। हाई कोर्ट के सभी न्यायाधीशों की जब नियुक्ति करेगा, ठीक है, कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा, तब वो क्या करता है, तब राष्ट्रपति महोदय लेते हैं, सीजीआई से भी सहमति लेते हैं, फिर राज्यपाल से भी सहमति लेते हैं और क्या करते हैं, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से भी सहमति लेते हैं, ठीक है। तीन लोगों से सहमति लेते हैं, कौन, राष्ट्रपति महोदय लेते हैं जब हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं, ठीक है। अनुच्छेद 217 के माध्यम से जो है हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की जब नियुक्ति की जाती है, तब जो है क्या किया जाता है, राष्ट्रपति महोदय सीजीआई से भी सलाह लेते हैं, राष्ट्रपति से भी राष्ट्रपति मतलब महोदय सीजीआई से सलाह लेंगे और राज्यपाल से सलाह लेंगे और मुख्य न्यायाधीश जो जिस हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उनसे भी, जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनसे भी सलाह लेंगे, ठीक है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, मतलब नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। तो पहला गलत हो गया दोस्तों। दूसरा क्या, भारत का मुख्य न्यायाधीश किसी भी समय उच्चतम न्यायालय, ठीक है, कि किसी पूर्व न्यायाधीश से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में कार्य करने का अनुरोध कर सकता है, लेकिन ऐसा करने से पूर्व राष्ट्रपति की पूर्व सहमति अपेक्षित है। बिल्कुल सही, कभी कर सकता है, राष्ट्रपति की पूर्व सहमति आवश्यक है। ये स्टेटमेंट सही है, यानी दूसरा कथन सही हो गया, पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, यानी दूसरा ऑप्शन सही होगा। ये आपका ऑप्शन ये होगा, ठीक है, करेक्ट होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 19 नंबर का क्वेश्चन आपका है, वो कह रहा है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने संबंधी प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, ठीक है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए, अभी क्वेश्चन इस पे हुआ था दोस्तों, लोकसभा में कम से कम 100, राज्यसभा में कम से कम 50 सदस्यों द्वारा राष्ट्रपति को संबोधित एक प्रस्ताव लोकसभा या राज्यसभा के सभापति को दिया जाता है। स्टेटमेंट कैसा है, ये आपने अभी देखा है इसमें, तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट आपका है। क्यों? क्योंकि आपने देखा है इसके बारे में कि इसमें क्या बातें बताई जा रही हैं कि लोकसभा में अगर पारित करना है तो भी आपको देखना है, लोकसभा में 100 सदस्यों की सहमति होनी चाहिए, राज्यसभा में 50 सदस्यों की सहमति होनी चाहिए, और जो उसके सदन के अध्यक्ष हैं, मतलब लोकसभा है तो सदन के अध्यक्ष महोदय और राज्यसभा है तो सभापति महोदय को प्रस्ताव भेजा जाता है और अपने 2/3 बहुमत से पारित हो जाने के बाद में राष्ट्रपति उनको मुक्ति दे देते हैं, ठीक है, छुट्टी कर देंगे उनकी, ठीक है। अगला है आपका, इसमें दूसरा कथन क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है आपको बताना आपको है कौन सा कथन सही है। तो पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा इसमें से, ठीक है, पहला करेक्ट हो जाएगा। और दूसरा कह रहा है क्या है, इस प्रस्ताव का अन्वेषण 4 सदस्यीय समिति द्वारा, क्या किस प्रस्ताव का, इस प्रस्ताव का अन्वेषण 4 सदस्यीय समिति द्वारा किया जाता है, ठीक है। इस समिति का जो है 4 सदस्यों द्वारा इस प्रस्ताव का, यानी कि जो राष्ट्रपति के खिलाफ जो प्रस्ताव आता है सदन में, ठीक है, ठीक है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने संबंधी जो प्रावधान आता है वही हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने संबंधी जो प्रावधान है, इस प्रस्ताव का अन्वेषण 4 सदस्यीय समिति द्वारा किया जाता है। 4 सदस्यीय समिति द्वारा किया जाता है, जिसमें एक उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश, एक प्रख्यात विधिवेत्ता और केंद्रीय मंत्री एवं लोकसभा के विपक्ष के नेता शामिल होते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों गलत बात कह रहा है, यहाँ 3 सदस्यीय होता है, ना कि 4 सदस्यीय होता है। यहाँ पर 3 सदस्यों में से एक तो आपका होता है सुप्रीम कोर्ट का, ध्यान रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस यानी सीजेआई हो जाएंगे आपके, ठीक है, सीजेआई हो जाएंगे, मुख्य न्यायाधीश हो जाएंगे, ठीक है, या अन्य,
ठीक है, CGI हो सकते हैं या अन्य हो सकते हैं। इसके अलावा अगर मान लो CGI नहीं है तो अन्य कोई हो जाएगा। और दूसरा जो व्यक्ति होता है वो हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होता है। दूसरा क्या होगा, हाई कोर्ट का CJI हो जाएगा। ठीक है, हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस हो जाएगा। ठीक है, हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस हो जाएगा। और इसके अलावा जो है वो एक प्रख्यात विधिवेत्ता हो सकता है, यानी कि हो सकता है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हों, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हों और एक विधिवेत्ता हों। ठीक है, ये 3 सदस्य होंगे। लेकिन अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं है तो उनकी जगह पे कोई हाई कोर्ट का वकील होगा, सुप्रीम कोर्ट का जज होगा, हाई कोर्ट का जज होगा, सुप्रीम कोर्ट का जज होगा, सॉरी दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का जज होगा और हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होगा और एक विधिवेत्ता होगा। 3 सदस्य होता है। जो 4 कह रहा है ये गलत हो जा रहा है। ठीक है, तो अगला क्या कह रहा है, समिति द्वारा न्यायाधीशों के दोषी पाए जाने पर उनके प्रतिवेदन पर उच्च न्यायालय में विचार किया जाता है जिसमें प्रस्ताव लंबित है। बिल्कुल सही कह रहा है ये स्टेटमेंट आपका। तो इस तरह से, इस प्रकार अगर आप देखेंगे तो ये करेक्ट आंसर हो गया। तो केवल इसमें कौन सा स्टेटमेंट गलत हुआ दोस्तों, केवल और केवल गलत हुआ आपका दूसरा, यानी कि पहला और तीसरा करेक्ट हो जाएगा आपका। तो पहला और तीसरे का ऑप्शन थर्ड में है तो थर्ड आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और इसी तरह से दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के सम्मुख है। 20 नंबर का बड़ा ही रोचक क्वेश्चन रहा, मुझे लगता है कि आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, इसमें बताना निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, असत्य कथन का चयन करना है दोस्तों, असत्य कथन का चयन आपको करना है। ठीक है, तो बताना है आपको। देखिए इसमें कौन सा असत्य कथन है। पहला क्या कह रहा है, भारत के राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसका निपटान करने के लिए शक्ति सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय के पास है। बिल्कुल सही बात कह रहा है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में कोई विवाद अगर होता है तो कौन देखेगा भाई, केंद्रीय परिवार की बात हो रही है तो केंद्रीय न्यायालय ही देखेगा ना। तो बिल्कुल सही है ये। ठीक है, दूसरा क्या है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों के आचरण की जांच राष्ट्रपति के निवेदन पर सर्वोच्च न्यायालय ही करता है तथा उसकी सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी होती है। बिल्कुल सही बात कह रहा है, राष्ट्रपति महोदय पर वो जो सलाह देंगे वो बाध्यकारी हो जाती है। ठीक, नेक्स्ट है तीसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है दोस्तों, तीसरा कह रहा है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए नियम है कि वे सेवानिवृत्ति के बाद भारत के किसी न्यायालय या अधिकरण में वकालत नहीं कर सकते। बिल्कुल सही बात कह रहा है कि वकालत नहीं कर सकते भैया वकील साहब, कर नहीं सकते जज साहब, आप वकालत नहीं कर सकते। ठीक है, चौथा क्या कह रहा है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को अपने न्यायालय की अवमानना के लिए दंडित नहीं किया जा सकता है। हाँ, ये बिल्कुल गलत कह रहा है। यहाँ पर क्या होना चाहिए, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को भी अपने न्यायालय की अवमानना के लिए दंडित किया जा सकता है। अपने न्यायालय की अवमानना करेंगे तो दंडित किया जा सकता है। तो बताना था कौन सा कथन यहाँ पर कह रहा नहीं किया जा सकता है ना, यहाँ पर कह रहा नहीं किया जा सकता है जबकि किया जा सकता है। ठीक है, नहीं किया जा सकता यहाँ पर कह रहा है। तो ये कह रहा है इसका मतलब है ये किया जा सकता है, तो हिसाब से सही हो जाएगा। यहाँ पर कह रहा है कि कौन सा कथन असत्य है, तो यही असत्य हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, क्या दंडित नहीं किया जा सकता है जबकि होना चाहिए था क्या, दंडित किया जा सकता है। ठीक है, दंडित किया जा सकता है, तो ये फिर आपका स्टेटमेंट सही हो जाता और नहीं किया जा सकता कैसे नाते गलत हो गया। तो इस तरह से दोस्तों आज की प्रश्नों की जो श्रृंखला है वो आप लोगों की कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है दोस्तों, तो अच्छे से एंजॉय करिए। आशा करता हूं कि आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा और थोड़ी बहुत समझ जो आपकी है वो अच्छी विकसित हुई होगी। इस तरह के बेहतरीन प्रश्नों की श्रृंखला के साथ, नए एपिसोड के साथ, इसके नए भाग के साथ न्यायपालिका के आपसे मिलते हैं दोस्तों। तब तक अपना खूब ध्यान रखिए और अच्छे से मेहनत करिए। जय हिंद।